वेरी गुड मॉर्निंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप लोग को बता रहे हैं हम कि हेनरी फॉल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हेनरी फॉल एक बहुत फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने अपने टाइम में ऐसा प्रिंसिपल दिया। उसमें है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? A work should be divided into specialized tasks to improve efficiency and the productivity। कोई मैनेजर है, ठीक है, कोई मैनेजर है, तो अब वो सारा काम उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद नहीं कर सकता है ना। उसको तो अपना वर्क डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा इन द सेंस कि उसके नीचे, फॉर एग्जांपल, उसके नीचे जो भी एम्प्लॉय हैं कंपनी के, उसको वो वर्क डिवाइड करेगा, डेलीगेट करेगा। तो on the behalf of competency of the employee, the manager had divided the work, that is known as division of work। For example, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो लाइन वर्कर्स है, लाइन वर्कर्स वैसे वर्कर्स कहते हैं जो सॉफ्ट फ्लोर पे काम करते हैं, जिनका इंटरेक्शन मशीन के साथ डायरेक्टली होता है, दैट इज नोन एज लाइन वर्कर्स, ठीक है। तो अब मैनेजर, उस कंपनी का मैनेजर तो वेल्डिंग करने के लिए नहीं जाएगा, उस कंपनी का मैनेजर गैस कटिंग करने के लिए नहीं जाएगा ना। तो वो अपना वो क्या है, लाइन वर्कर्स रखा है, उनको असाइन किया है जॉब, उनको दिया गया है जॉब, किससे आपको वेल्डिंग करना है, पेंटिंग करना है, असेंबली, विच इज स्पीड ऑन द प्रोडक्शन। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? दूसरा होता है ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले दो चीज़ समझना पड़ेगा, ऑथोरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, किसी कंपनी में एमडी है, एमडी के नीचे क्या है, मैनेजर्स है, ठीक है। मैनेजर्स के नीचे क्या है, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स के नीचे क्या है, एम्प्लॉई हैं। तो अगर हम सीईओ की बात करें, एमडी की बात करें, तो ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ द कंपनी एमडी हैज़ ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। ओके, तो अथॉरिटी क्या है कि एमडी से लेके एम्प्लॉय तक आ रही है, ठीक है। एक लाइन वर्कर को उतना अथॉरिटी नहीं है एज कम्पेयर टू जितनी एमडी के पास अथॉरिटी है। इन द सेम सेंस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय के पास जो है वो डायरेक्ट डील कर रहा है वर्क के साथ, ठीक है, वो डायरेक्ट डील कर रहा है वर्क के साथ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गोज फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, एंड वेयर इज अथॉरिटी comes from upward to downward, from CO to line workers, and the responsibility goes from workers to MD, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मैनेजर should have the authority to give orders, be responsible for their मैनेजर के बाद वो काम बांट दिया, ठीक है, वो काम बांट दिया, वेल्डर को वेल्डर दे दी, वेल्डिंग दे दिया, किसी को गैस कटर को गैस कटिंग का जॉब दे दिया, असेंबलर को असेंबली का जॉब दे दिया, बट अल्टीमेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ना। इफ समथिंग डिले इज डन, इफ समथिंग इंसिडेंट इज डन, इफ समथिंग एक्सीडेंट विल बी डन, हु इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल इज द मैनेजर, इजंट इट? So a restaurant manager has the authority to make decisions about the menu, but is also responsible for customer satisfaction and financial performance। ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, तो आई हैव अल्टीमेट अथॉरिटी। हम मेनू डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग क्या, मेरे रेस्टोरेंट में बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं है मेनू डिसाइड कर लिए, बाकी अब क्या होना नहीं होना है, कस्टमर खाए ना खाए, हम मालिक हैं, हम मेनू बना दिए तो वो खाना ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द फाइनेंशियल प्रॉफिट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ मैनेजर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेनू बना दी तो खाना है तो नहीं खाओ। क्लियर? तो तीसरा होता है डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? कंपनी में क्या रूल है कि क्लियर रूल्स एंड कंसिक्वेंसेस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। ओके, मैनेजर कैन फायर यू। किसी भी कंपनी में कोई मैनेजर है, आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, तो वो आपको
नौकरी से हटा सकता है। सिंपल सा फंडा समझने के लिए, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स एंड गाइडलाइंस विद कंसिक्वेंसेस लाइक डिटेंशन फॉर ब्रेकिंग देम। सिंपल सा फंडा है कि किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने मन से सारा काम कर रहे हैं, कंपनी का जो भी पॉलिसी है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, then the manager can fire you from the organization or maybe suspended you for the 7 days, for 10 days, for breaching the discipline, for breaking the discipline, isn't it? So discipline is the third most objective and the principle of the management. And the fourth one, the unity of command. What is unity of command? कोई भी एम्प्लॉई है ना, कोई भी एम्प्लॉई है तो अब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए उस कंपनी में ना कि हम एम्प्लॉई हैं और ऊपर जो मेरा मैनेजर है वो भी बोल रहा है, जो मेरा सीनियर मैनेजर है वो भी हम ही को बोल रहा है। यानी एक काम मैनेजर बोला हमको कि ये काम करना है, ठीक है तुम जाओ आज जा करके उसको, फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट है उसका डायरेक्शन करना है, ठीक है तो हम चाहो तो वो इक्विपमेंट डायरेक्शन करे ना ऑन द स्पॉट। फिर हम साइड पे पहुंच रहे हैं तो मेरे पास कॉल आ जा रहा है सीनियर मैनेजर का कि नहीं वो इक्विपमेंट डायरेक्शन नहीं करना है, आज तुम जा करके क्रेन से जो वहाँ पे पाइप्स रखे हुए हैं, पाइपिंग जो रखे हुए हैं, पाइपिंग का डायरेक्शन कर दो। तो अब ऐसे एम्प्लॉय हम क्या करेंगे? अब हम उस इक्विपमेंट का डायरेक्शन करवाएं या उस पाइपिंग का डायरेक्शन करवाएं? तो the fourth principle is the unity of command is the very important principle of the Henry Frost principles of the management. Clear? आप समझ रहे हैं ना? And the last one is fifth one is the unity of the direction. What is the unity of direction? Activities with the same objective should be coordinated to ensure consistency. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वी हैव टू कंप्लीट द जॉब इन द डिजायर्ड शेड्यूल टाइम, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि अब हर एक यानी जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं, जो भी ओवरऑल हायर अथॉरिटीज़ हैं, सबका एक जैसा सोच होना चाहिए ना। हम हाँ ये जॉब करना है, अब किसी का सोच है कि ये जॉब करना है, किसी का जॉब नहीं ये जॉब नहीं करते, पहले वो जॉब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर रहे हैं हम इसमें, तो अगर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑल टीम मेंबर्स वर्क टुवर्ड द कॉमन गोल फॉर रिलीजिंग अ बग फ्री प्रोडक्ट, ठीक है। अब अल्टीमेटली मेरा क्या है कि कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पे हमको अल्टीमेट गोल क्या है कि सेफली काम करना है, ठीक है, सेफली काम करना है। तो सेफली काम करना है तो अपन सेफली काम कर रहे हैं, बट क्या हुआ कि एक मैनेजर आता है वो बोलता क्या है, एक काम करो और इसका करेक्शन करो। तो हम बता रहे हैं सर ये अनसेफ है, तो नहीं करो, हम बोल रहे हैं ना जो होगा हम देख लेंगे। तो ये तो आप HSC का बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। द वर्क विल गेट डन, बट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ समथिंग हैपेंड एडवर्सली, ठीक है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट विल द कंपनी हैव टू फेस द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, दैट इज द सेपरेटर and subordinate of employee to a general, यानी subordinate of employee to general interest। ये क्या general interest है? The organization interest should be before the individual interest, ठीक है। अब भी आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, ठीक, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आपने एक अपनी कंपनी खोली है, आपने एक अपनी कंपनी खोली, तो आप कंपनी खोल ली और आपके अंदर 10 एम्प्लॉई हैं जो बहुत ही बेस्ट एम्प्लॉई हैं। आप चाह रहे हैं क्या उस 10 में से 5 एम्प्लॉई क्या हैं 5 स्टार रेटिंग के हैं? आप चाह रहे हैं क्या ये 5 एम्प्लॉई को हम उठा करके अपनी कंपनी में डाल लेता है, इट इज़ द बेस्ट एम्प्लॉई फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने इसको क्लोजली मॉनिटर किया है। तो इसको अगर अपनी कंपनी में हम लेके चले जाएंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर माई कंपनी एंड ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पे ऐसे कंपनी की पॉलिसी ये नहीं करती है कि आप अपना पर्सनल प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। यू हैव द अथॉरिटी टू सेपरेट द एम्प्लॉय फ्रॉम द करंट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन एंड गिविंग ऑफर फ्रॉम हर ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अथॉरिटी है आपके पास, लेकिन ये प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करता है कि आप ऐसा करें।